नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 वीडियो हमारे लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और जो एक पूरा एक रेवोल्यूशनरी सिंड्रोम इस देश में आ गया है, उसके ऊपर थे। उनको हमने एनालाइज़ किया, कई सारे अपने विचार भी आपके सामने रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये ना समझें कि हमने अपना मूल मुद्दा जो है, हमारा जो मूल फ़ोकस एरिया है, चाहे वो फ़ॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी हो या नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हों, उनको त्याग दिया है। वो हमारे मेन इश्यूज़ हैं और डेफ़िनेटली उन पर हम कम बैक करेंगे। आज एक वीडियो है जो कि इस प्रोटेस्ट की इमीडिएट अभी जो इसका जो अंत हुआ उसके ऊपर, और इसके बाद एक कुछ फाइनल सॉल्यूशंस की जो मेरे पास एक अवधारणा है कि इस देश में क्या-क्या चेंजेस की ज़रूरत है। उसके बाद हम वापस हमारे जो मेन इश्यूज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी, उनके साथ कम बैक करेंगे। लेकिन मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि जब ये हम बात करते हैं भारत जैसे देश के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो आंतरिक सुरक्षा और भारत की आंतरिक यानी कि भीतरी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था या उससे संबंधित होने वाली सारी घटनाओं को आप राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और विदेशों में जो छवि है, उसके ऊपर एक ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। और ये देखा अभी हमने जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो किस तरह से दुनिया भर में अलग-अलग जगह पर लोग आकर के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के समर्थन में अपनी बात कह रहे थे, और सोशल मीडिया को उन्होंने एक बहुत ही सशक्त हथियार बनाया था अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए और अपने विचारों को आगे फैलाने के लिए। तो बस मैं अपनी आज की बात शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने हमारे हाल-फिलहाल के वीडियोज़ को अपना ज़बरदस्त समर्थन दिया है और अपने कमेंट्स उसमें दिए हैं, हमें काफ़ी उत्साह मिल रहा है। आगे भी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और हमें हमारे कंटेंट को एंगेज करें। हमें आप इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएँगे। तो हुआ ये कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। किसको इसकी उम्मीद नहीं थी। कई लोग कह रहे थे कि इस्तीफे की तो बात ही भूल जाइए, संभव ही नहीं है। लेकिन रात को मोदी जी के 2 वीडियोज़ आए और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। मोदी जी कई बार देखिए, मतलब मैं एक बात कहूँ कि वो दिखते ज़रूर बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उनके अंदर एक गज़ब की एडैप्टेबिलिटी है और चीज़ों को पहचानने की और उसके ऊपर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की, 2 कदम पीछे भी हटाने की ज़रूरत पड़े, उसके बाद अपना पैंतरा बदल के रिस्पॉन्ड करने की वो जो कला है, वो उनके अंदर है और इसके लिए हमें अवश्य उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन पहले बात करते हैं जेन ज़ी से। तो जेन ज़ी ने ये बैटल जीत ली है और इसके लिए वो हर तरह से शुभकामनाओं के हकदार हैं। तो मेरी तरफ से, ओसानास फाउंडेशन की तरफ से उनको बहुत-बहुत बधाई, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू जेन ज़ी। उन्होंने ये बता दिया है कि एक लोकतंत्र के अंदर जनता का पावर क्या होता है, यूथ का पावर क्या होता है, और जब हुक्मरान एरोगेंट हो जाएँ, हुक्मरानों में जो है वो मगरूर हो जाएँ, उनके अंदर सत्ता का नशा चढ़ जाए, तो जनता क्या कर सकती है। बड़े-बड़े जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स हैं, फोर्सेस के जो एलीट्स हैं, वो जब अपने नशे में चूर हो जाएँ और जनता को मच्छर समझने लगे, तो जनता को फिर अपना एक रौद्र रूप दिखाना पड़ता है। हालाँकि इस प्रोटेस्ट में उतना रौद्र तो रूप नहीं दिखा, लेकिन फिर भी जनता ने एक ट्रेलर दे दिया कि जनता ही लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि है। इसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई। अब बात आते हैं सरकार के ऊपर। सरकार के लिए मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि सरकार ने जो ऐन वक़्त पर जो कदम उठाया, हालाँकि काफ़ी बीच में तो ब्रूटैलिटी के साथ इसको क्रश करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐन वक़्त पर जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिलवा करके और मोदी जी ने जो अपने वीडियोज़ जेन ज़ी की भाषा में ही और जेन ज़ी के तौर तरीके अपनाते हुए जो रिलीज़ किए, उससे ये लगता है कि ये सरकार कहीं न कहीं कई मामलों में बहुत रिसेप्टिव भी है और लोकतंत्र का सम्मान करती है, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ और आइडियल्स का भी ये सरकार सम्मान करती है और सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेकर के, ढीठ नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि मतलब उन्होंने देखा कि चीज़ें क्या करवट बदल सकती हैं आसपास और इसका क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या नतीजे आ सकते हैं, उसको देखते हुए उन्होंने तुरंत पैंतरा बदला और इसको शांत करने की कोशिश की।
धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया और डेफिनेटली इसका हमें स्वागत करना चाहिए और सरकार के इस कदम की प्रशंसा करनी चाहिए। जिस तरह से नड्डा जी गए थे सोनम वांगचुक का फास्ट तोड़वाने के लिए और सीजेपी के दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, इससे ये लग रहा था कि वो एक बड़े एक ह्यूमिलिटी के भाव से मिल रहे थे, उसमें कहीं अहंकार नजर नहीं आ रहा था। तो ये सरकार के अंदर एक रिसेप्टिव टेंडेंसीज हैं, वो समय के साथ साथ परिस्थितियों के साथ साथ अपने आप को बदलना जानती है, इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। अब आते हैं कि क्या कुछ बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार यही कदम कुछ पहले उठा लेती और 3 महीने पहले जब वो यूजीसी वाला सारा जो फसाद खड़ा हुआ था और उसको वो भी फैसला जो था धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिसके अंदर एक बहुत ही इंटेंस एंटी जनरल कैटेगरी रेजिम लाई गई थी कॉलेजेस में, उसका भी काफी विरोध हुआ था। तभी सरकार चेत जाती और अपने जो कोर सपोर्टर्स है उनकी आवाज को सुनती, उन्हें बिल्कुल धुतकार करके जो है मार्जिन्स पर ना धकेल करके उनकी बात को सुन करके रेजिग्नेशन तभी करवा देती, तो शायद ये स्थिति ये नौबत आती ही नहीं। और दूसरी बात यह कि सरकार कई मामलों में एम्बैरेसमेंट से बच सकती थी। जो खास तौर से अगर सरकार का जो इंटेलिजेंस अपैरेटस है, जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, वो इन चीजों को ठीक से जांच पड़ताल करता, असेसमेंट ठीक ऊपर पहुंचाता और ये लोग उस पर रिसेप्टिव पहले होते, तो ये चीजें काफी इस एम्बैरेसमेंट से, इस बेइज्जती से बचा जा सकता था। अब क्या हुआ है, जब बीच में इसको क्रश करने के लिए एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ा गया और कहा गया कि इसमें तो विदेशी फंडिंग है और दंगाइयों ने जो है पुलिस के साथ ज्यादती की है, डेफिनेटली कुछ मामलों में की भी है और पुलिस का रवैया, आरएएफ का रवैया बहुत ही नरमी वाला रहा है। लेकिन अब जो सारे सबूत सामने आए हैं, कई सारे मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें लोगों को पैलेट गन्स लगी हैं और वो प्रूव हो चुकी हैं वो चीजें। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद ने ये बयान दिया कि इसके अंदर कोई भी विदेशी फंडिंग इन्वॉल्व नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की लेजिटिमेसी को, क्रेडिबिलिटी को बहुत गहरा धक्का और चोट पहुंचाती है। यदि आप खुद कह रहे हैं कि इसमें कोई विदेशी फंडिंग नहीं थी, तो वो सारा जो प्रोपेगेंडा जो न्यूज चैनल्स पर आ रहा था, जो अर्नब गोस्वामी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, क्या वो झूठ था क्या? और वो झूठ क्या सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए बोला गया था? अगर ये बात है तो भविष्य में जनता आपकी बात पर क्यों यकीन करेगी? या जो ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सरकार की बात का समर्थन करते हैं, बीजेपी के साथ लिंक्ड हैं, उनके आईटी सेल का पार्ट है, अगर वो इस तरह की सारी बातें कर रहे थे, तो वो क्यों तो उस प्रोपेगेंडा को तो अब पूरा का पूरा एक तरह से एमईए के बयान ने जो है उसको ध्वस्त कर दिया है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि यहाँ पर झूठ भी बोला जाता है और आगे आम जनता जो है इस पर क्यों यकीन करे। ये एक बहुत गंभीर एक विषय है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए और ये कहीं ना कहीं सरकार की और इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ये जिस तरह से हुआ उसमें सरकार का एक सरेंडर भी है, कैपिटुलेशन भी है और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये चीज पहले भी कई दफा हो चुकी है। आप याद करें फार्मर्स का जब एजिटेशन हुआ था, किसान कानून जब आए थे, तो 1 साल के लंबे उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद उनको वापस लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि किसानों के हित में कानून लाया था, देश के हित में वापस ले रहा हूं। उसके बाद फिर सीए एनआरसी के मसले के ऊपर जो है इलीगल यहाँ पर जो बैठे हुए हैं जो इमिग्रेंट्स आकर के, चाहे वो बांग्लादेश से हो या अन्य और भी लोग हों जो कि एंटी इंडिया या टेररिस्ट गतिविधियों में संलिप्त भी होते हैं, उनको निकालने के लिए और हमारे देश के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में जो परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनको यहाँ पर शह देने के लिए जो कानून लाया गया सीए एनआरसी, उस पर भी अल्टीमेटली सरकार को बैक ट्रैक करना पड़ा। शाहीन बाग का लंबा एजिटेशन चलता रहा, जिसको समय रहते दबाया नहीं गया, समय रहते उसको एड्रेस नहीं किया गया और ट्रंप की विजिट के दौरान उसने एक बहुत ही विध्वंसक और बहुत ही एक जहरीला रूप इख्तियार कर लिया, जिसके अंदर तमाम तरह के रेडिकल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पीएफआई इत्यादि उसमें शामिल थे। उसको और फिर उसके बाद लेटरल एंट्री का मुद्दा आया। मोदी जी का बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव था कि सिविल सर्विसेज में डोमेन एक्सपर्ट्स को लाया जाए लेटरल एंट्री के माध्यम से, और उसका जब राहुल गांधी जी ने जो है रिजर्वेशन का मुद्दा ला करके विरोध किया तो वहां पर सरकार ने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए और सरेंडर कर दिया। फिर कास्ट सेंसस के मुद्दे पर भी बीजेपी से उम्मीद यही थी कि बीजेपी इस कास्ट सेंसस को नहीं करवाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हिंदूज के अंदर विखंडन को, अलगाव को, विघटन को बहुत बढ़ावा देने वाला स्टेप था और कास्ट राइवलरीज को इंटेंसिफाई करने वाला स्टेप था। आज जरूरत है कि जहां पर हिंदूज यूनाइट हों या इस तरह की जो दकियानुसी, जो रेट्रोग्रेड प्रिमिटिव मिडिवल इश्यूज हैं, कास्ट राइवलरीज वगैरह, इनको मार्जिन पर धकेला जाए। लेकिन कास्ट सेंसस करवा करके
या उस पर सहमति भर के इन्होंने फिर वहां पर सरेंडर किया, जिससे डेफिनेटली कई सारी जो रीजनल कास्टिस्ट पार्टीज है उनको फायदा होने वाला है और देश की राजनीति के अंदर कास्ट का फैक्टर और ज्यादा बलवती होने वाला है और वो हर हाल में विकसित भारत के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और उसके लिए तो सबसे बड़ा रोड़ा बन करके सामने आ सकता है। फिर सीजेपी के इशू पर सरकार ने सरेंडर किया, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की वीकनेस को शो करता है और सरकार की एक कहते हैं ना, एक सरकार का इकबाल कमजोर है, इसको साबित करता है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता के सामने सरकार की ताकत केवल स्टेट की ताकत उसकी ब्रूट फोर्स नहीं होती है। देखिए, अगर आप दूसरे कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान से, चीन से, तो वहां पर कंपैरिजन फोर्स के दायरे में हो सकता है कि किसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, किसकी इंटेलिजेंस, किसकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कितना स्ट्रांग है। लेकिन जनता के सामने, जनता जनार्दन जनार्दन जो कि आपको चुनाव जितवा करके उस जगह पर भेजती है, खासतौर से लोकतांत्रिक परिदृश्य के अंदर, वहां पर सरकार की स्ट्रेंथ होती है उनकी मॉरल इंटेग्रिटी, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र, उनके नेताओं का, उनके मंत्रियों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी आध्यात्मिक चेतना और उनकी एक इमेज पब्लिक के अंदर, वो उनकी एक कैरेक्टर होती है। और किस तरीके से सरकार अच्छी पॉलिसीज लाती है, कितना होमवर्क करके, कितना कॉन्क्रीट काम करती है जनता की बेहतरी के लिए, वो उसका एक स्ट्रेंथ का पॉइंट होता है। अगर इस तरह से एडहॉक बेसिस के ऊपर आप बिना सोचे विचारे अगर पॉलिसीज लेकर के आ जाते हैं जिन पर कोई एक राष्ट्र हित में सोचा नहीं जाता है, सिर्फ इमीडिएट सेल्फिश या तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, या कुछ लॉबीज, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स की लॉबीज हो या कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की लॉबीज हो, उनके दबाव में अगर आप पॉलिसीज बना लेते हैं, पॉलिसीज को विड्रॉ कर लेते हैं, या भीड़ के दबाव में, जैसा कि कई बार हमने देखा है इस तरह के प्रोटेस्ट हो जाते हैं, उनके दबाव में आकर के तुरंत अगर आप अपनी पॉलिसीज विड्रॉ करते हैं, तो ये सरकार को बहुत ही वीक साबित करता है और कहीं ना कहीं इसने बीजेपी सरकार की इमेज को बहुत डेंट किया है। मोदी जी की जो स्ट्रॉन्गमैन की इमेज थी उस पर तो एक बहुत बड़ी करारी चोट हुई है, वो झटका लग चुका है। मोदी सरकार से देखिए हमें बहुत उम्मीद थी, बिकॉज वो एक नए विजन के साथ आए थे। 2014 में जब वो आए थे तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये देश में एक सर्वव्यापक क्रांति करेंगे और ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, चेंजेस जबरदस्त हुए। 2014 के बाद खासतौर से सुरक्षा के परिदृश्य में तो हमने एक तरह से मोदी जी ने क्रांति को ही अंजाम दिया। उससे पहले पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करता था, हम चुप रहते थे, उसका कुछ रिप्लाई कुछ खास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने वो डेफिनेशन और वो परिपाटी को बदल के पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक्स पर जवाब देना शुरू किया। उरीक में जो फिदाइन अटैक हुआ था उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और पुलवामा फिदाइन अटैक के बाद हमने बालाकोट स्ट्राइक की। पहलगाम के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को कई मोर्चों पर धूल चटाई। कश्मीर के अंदर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी जी ने जबरदस्त प्रहार किया, टेरर फाइनेंसिंग के इकोसिस्टम को क्रैकडाउन किया, जमात पर बैन लगाया, पीएफआई पर बैन लगाया। ये सारे काम हुए और अगर से देखा जाए तो जो सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर तो काफी जबरदस्त काम हुए, लेकिन अगर हम देखते हैं कि कॉन्क्रीट कैपेबिलिटीज की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए। एक चीज है कि जो काम पिछले 14 साल में उसमें प्रोपेगेंडा, ऑप्टिक्स और इमेज बिल्डिंग के ऊपर फोकस ज्यादा रहा है और कॉन्क्रीट कैपेबिलिटीज के ऊपर नहीं। देखिए, प्रोपेगेंडा भी जरूरी था, खास तौर से जो सोया हुआ इस देश का एक तरह से जो हिंदू जनमानस था, और उससे पहले जिस तरह से सरकारें एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेडिकल रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को अपीज करने पर आमादा थी, वो चीज तो बदल गई। और यहाँ पर इस देश की जो सिविलाइजेशनल ग्लोरी जो है, जो एंशिएंट इंडिया में हमारे जो अचीवमेंट्स थे, भारत के सिविलाइजेशनल अचीवमेंट्स, उस पर एक एक्टिविज्म, उस पर एक कॉन्शियसनेस जनरेट करने का जो दौर शुरू हुआ है, वो इस सरकार में या मोदी जी की रेजिम के अंदर बड़े जबरदस्त तरीके से सामने आया, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली, और उसका हमें फायदा भी हुआ, उसकी प्रसिद्धि भी हमें मिली। लेकिन एक स्टेज के बाद ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा और ऑप्टिक्स तक सीमित होकर के रह गई, उसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट चीज नहीं हो पाई। आज तक आप देखें तो जब हिस्ट्री का ही फील्ड ले लें, कल्चर का ही फील्ड ले लें, कोई ऐसा कॉन्क्रीट रिसर्च प्रोजेक्ट जो है हमने या सरकारी स्तर के ऊपर हमारे जो बड़े बड़े रिसर्च अनुसंधान है, वो उस लेवल का नहीं आ पाया जो कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस को, चाहे बड़े बड़े हिस्टोरियंस के नैरेटिव को, उनकी रिसर्च को काउंटर कर सके। उसके लिए बड़ा एक सिस्टमैटिक प्रयास की जरूरत होती है। सिर्फ सिलेबस चेंज करने से या नेताओं के जो है इतिहास को के ऊपर अपनी मंशानुरूप भाषण देने से काम नहीं होता, उसके ऊपर बड़े सिस्टमैटिक प्रयास करने होते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें
तो डिफेंस की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमने कई बड़े-बड़े इवेंट्स देखे। G20 का बहुत बड़ा मजमा देखा जो साल भर चलता रहा। हाउडी मोदी के बड़े-बड़े इवेंट्स देखे। लेकिन आज भी अगर देखें तो कॉन्क्रीट चैलेंज गेन्स हमारे पास उतने नहीं है और चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। हमारा सारा नेबरहुड इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ये हमारे शत्रु बने हुए हैं। चीन का भारी विस्तार इन इलाकों में हो रहा है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं। मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी, कतर, टर्की ये सब पाकिस्तान के पाले में जाके बैठ चुके हैं। एक यूएई को अगर आप छोड़ दें और इजराइल को छोड़ दें तो हमारे किसी के साथ कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अभी तक अपनी पॉलिसीज को वहां पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें ईरान के साथ जाना है, इजराइल के साथ जाना है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये कर रहे हैं कि जिसका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए। देखिए, वर्ल्ड पावर्स बनने का जो सपना देखते हैं वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, वो एक्ट करते हैं। उनका अपना एक विजन होता है देश की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर के। और देश की फॉरेन पॉलिसी विश्व के किस क्षेत्र के साथ, किस देश के साथ कैसी होनी चाहिए, किस इलाके से कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हमारे पास अगले 50 साल 100 साल का विजन होना चाहिए। वो चीज अभी तक नजर नहीं आ रही है। मोस्टली हम रिएक्टिव रहे हैं और प्रोपेगेंडा पर ज्यादा एम्फेसिस हुआ है। इसी तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी में आपका जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन है, खासतौर से इस्लामिस्ट रिलीजियस रेडिकलाइजेशन बहुत जबरदस्त तरीके से फन फैला करके हमारे सामने खड़ा है और देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला है। मार्क माय वर्ड्स। इकोनॉमी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कहां पर है आप बताइए? प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कहां पर है? अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर फैला हुआ है। हमारे शहर जो है पुरानी बैलगाड़ियां बने हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैकडाउन हो रहा है। कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। रियल एस्टेट की प्राइसेस से जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो कोई ग्रोथ नहीं कहलाती है। सरकारी इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग करप्शन मनी से बहुत पैसा कमाते हैं, ब्राइब से पैसा कमाते हैं और वो जो है रियल एस्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे रियल इकोनॉमिक ग्रोथ कहां है? आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान कोलैप्स कर गया, नमामि गंगे कोलैप्स कर गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, चाहे वो ब्रिजेस हो, चाहे वो सड़कें हो, उनके अंदर सारे लूप होल सामने आ रहे हैं। बहुत ही घटिया क्वालिटी का वो बना है। एजुकेशन आपका कोलैप्स कर रहा है पूरी तरीके से। ब्यूरोक्रेटिक करप्शन पीक पर जा रहा है, इंटेंस पीक पर जा रहा है। जो चरित्र है हमारे नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, वो बहुत ही दिन ब दिन जो है इतनी गजब गति से गिर रहा है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो कॉन्क्रीट गेन्स हमारे होने चाहिए थे उन पर हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। आप अपने स्टेट्स के अंदर हमारे मंत्री देखिए, हमारे स्टेट्स के अंदर जो आपने लोगों को जिस जिस लेवल पर लगाया है, चाहे वो आपके अफसर हो चाहे मंत्री, देखिए उनका कोई जनाधार नहीं है, उनका कोई एक कहते हैं चरित्र नहीं है। करप्शन एक्सट्रीम होता जा रहा है। तो आगे क्या होगा? ये सब चीजें अल्टीमेटली आपको इलेक्शंस में भी नुकसान पहुंचाएंगी, आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचाएंगी। जो अभी इस प्रोटेस्ट में भी देखने को मिला, कई सारे मामले तो ऐसे आए कि बीजेपी के खुद के नेताओं के परिवार के लोग जो है वो इस प्रोटेस्ट में, उनके बच्चे भी जो है वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो मेरा मोदी जी से यही निवेदन है, देखिए कि आप जो है अब कुछ कॉन्क्रीट उस पर जाएं कि आगे क्या होना चाहिए इस देश के विकास के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अभी भी जो सबक लेने चाहिए वो सबक नहीं लिए गए हैं। इस सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन जो आया है कि सारे नेता इंस्टाग्राम के ऊपर और सोशल मीडिया पर रील्स बनाए और उस पर ज्यादा एक्टिव हो। मैंने अभी तक देखा था कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, आईपीएस आईएएस अफसर सिर्फ रील्स बना बना कर डाल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और वो ये काम कर रहे हैं जो उन रिसोर्सेस को यूज करके जिनका यूज जनता की भलाई के लिए, जन सेवा के लिए किया जाना चाहिए था। एक परमानेंट कैमरामैन साथ में रख लिया है, टीम साथ में रख ली है अपने, और दिन भर वो रील्स बनाने में इतना समय बर्बाद होता है कि बस पूछे मत। यदि उस समय का उपयोग आपने देश सेवा के लिए, जनता के लिए किया होता तो आप न जाने कहां पहुंच जाते। देखिए, इस देश के नेताओं का, मंत्रियों का और जो है सिविल सर्वेंट्स का काम रील्स बनाकर डालना नहीं है। आप सिर्फ अच्छा काम करें, एनोनिमस होकर के ऐसी गुणवत्ता वाला एजुकेशन सिस्टम तैयार करें कि लोग उसमें गलतियां ना निकाल पाए। ऐसी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, ब्रिजेस बनाए, सड़कें बनाए कि वो 50 साल तक टूटे ना। मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऐसी डेवलप करें कि दुनिया आपका लोहा माने। उसके बाद आपको रील्स डालने की जरूरत नहीं। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर यही निवेदन है कि अब ऑप्टिक्स और प्रोपेगेंडा की तरफ से हट करके सरकार को कुछ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान के साथ आगे आना चाहिए। ऐसी टीम तैयार करें जिसमें साइकोफेंट्स ना हो, जिसके अंदर एजुकेशनली इनएफिशिएंट और इनकॉम्पिटेंट लोग ना हो। आप कॉम्प्लायंट लोगों को ना लें, कॉम्पिटेंट लोगों को लें। वो कहा जाता है ना कि निंदक नियरे राखिए।
ऐसे लोग जो कि लॉयल हो, जिनका चरित्र उच्च हो, जिनके पास एजुकेशनल विद्वता हो, क्वालिफिकेशन हो, और जिनके अंदर ईमानदारी हो, और जो एक तरह से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, जैसे कुछ एक्सपर्टीज को लेकर के आकर के देश में विकास में कुछ योगदान दे सके। और ये अब जो है हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि देखिए आज वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, दुनिया में बड़े बड़े पावर्स आ रहे हैं, दुनिया भारत पर बड़ी उम्मीद से देखती है। तो अगर विकसित भारत 2047 तक बनाना है तो आपको ये चेंजेस अभी और आज और इसी वक्त से शुरू करने पड़ेंगे, नहीं तो अगर नहीं करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। और आखिरी बात मैं एक चीज कहूंगा कि इस प्रोटेस्ट में हमने देखा कि कई तरह के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, चाहे वो इस्लामिस्ट हों या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हों, वो भी काफी प्रभावशाली रहे। ये एक इंसेंटिव है उनके लिए, और वो आगे इस तरह का बहुत बवाल क्रिएट कर सकते हैं जहां पर कुछ हुलिगन्स आकर के और एक सोशल मीडिया बेस्ड प्रोटेस्ट मूवमेंट क्रिएट करके सरकार को चंद दिनों के अंदर घुटनों पर ला सकते हैं। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। भारत के अंदर अंतहीन फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत सारी कमजोर कड़ियां हैं, जिनको यूज करके आप कभी भी बलवा फितना क्रिएट करवा सकते हैं। अभी पिछले 2 दिन के अंदर एक एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट शुरू हुआ है, जिसके मिलियंस में फॉलोवर्स हो गए सोशल मीडिया के अंदर, और यदि आप, और उससे भी संभावना बनती है कि वो भी शायद ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट क्रिएट करे, और आप एक लॉबी को प्लीज करेंगे तो दूसरी लॉबी प्रेशर डालेगी। ऐसी स्थिति में चाहिए क्या कि आप अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपनी बात पर अडिग होकर के ऐसे निर्णय लें जो लॉजिकल हो, तार्किक हो और मॉरली जस्टिफाइबल हो। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट से एक बात सामने आई कि बीजेपी सरकार कमजोर हुई है। मोदी जी की सरकार व्यक्तित्व है, उनकी एक कह सकते हैं कि उनका एक इन्फ्लुएंस भी, उस पर भी क्वेश्चन मार्क होने लगा है। कई लोग बातें करने लगे कि शायद लीडरशिप चेंज हो आगे। खैर वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, हम लोग ज्योतिष तो हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर बात ये है कि कभी कोई और लोग भी आए तो वो शायद और भी बुरे लोग होंगे, और ज्यादा इनकॉम्पिटेंट होंगे, करप्ट होंगे, क्योंकि और कोई सक्सेसर दिखता नहीं है। ढंग के सक्सेसर्स और ढंग की चीजें दिखती नहीं है, क्योंकि और ज्यादा व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। तो इसलिए जो समय बचा है सरकार के पास, या जो आगे समय है, उसके अंदर कुछ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़े। और जेनजी से मेरा निवेदन यह है कि वो असल मुद्दे उठाएं, क्योंकि चेंजेस सिस्टेमिक होने चाहिए आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ब्यूरोक्रेटिक रिक्रूटमेंट के अंदर, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर लोगों के चरित्र में चेंजेस होने चाहिए। और ये चेंजेस किसी मिनिस्टर के रेजिग्नेशन देने या नहीं देने से आप हासिल नहीं कर सकते। ये लंबे प्रयास है, इसके अंदर बहुत एफर्ट की और इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस की जरूरत है। इसलिए जेनजी पहले तो इन समस्याओं को समझे। सिर्फ रील्स बना करके गाली गलौज कर देने से, हिंदू धर्म को, भारतीय अध्यात्म को गाली देने से कुछ नहीं होगा। आप इन समस्याओं की जड़ को समझें, पढ़े लिखें, किताबें पढ़ें, फिजिकली फिट बनाएं अपने आप को, स्पिरिचुअली एलिवेट करें, और उसके बाद इन देश की गंभीर समस्याओं को समझें और आकर के नए आइडियाज लेकर के आए, सॉल्यूशंस लेकर के आए और लीडरशिप प्रदान करें, तभी कुछ बात बन पाएगी। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और एक वीडियो मैं और रिलीज करूंगा कुछ दिनों में, जिसके अंदर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, कि वो क्या रिफॉर्म्स हैं जो आने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हम उन पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।